जय हिंद साथियों, द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। शानदार, जिंदाबाद। तो इसी के साथ आज से जो आपकी इतिहास की क्लासें होने वाली हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो इतिहास की क्लासें हैं ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से रहेंगी और इतिहास की हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे और बिल्कुल शिखर तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन। तो हम समझते हैं कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर जो आपके पीछे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, जैसे कि बताते हैं कि हमने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास। तो अभी हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। हमारा यहाँ आपको बताने का उद्देश्य है कि इतिहास का विभाजन पे चर्चा कर रहे हैं। इतिहास का विभाजन, तो पहले इतिहास का विभाजन कैसे हुआ तो उस चीज़ को समझ लीजिए, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम कहें इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इतिहास है हमारा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक इधर लिखा हुआ है आपकी प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। तो समझे कि जो इतिहास का विभाजन है वो कितने भागों में हुआ? बोले 3 भागों में हुआ। एक आपके प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है वो है आपके ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में इतिहास का विभाजन कर दिया गया है। तो इतनी बात समझेंगे। इसके बाद हम कहें कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको एक और नाम से जाना जाता है, और उसका नाम क्या है आपके कहोगे? इसका नाम है पाषाण काल। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार जो हमारा ऐतिहासिक काल है इसे आपके लोहे युगीन काल के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि सर इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसे कांस्य युगीन काल क्यों कहते हैं, और इसे लोहे युगीन काल क्यों कहते हैं? तो इसके लिए याद रखना बड़ा ही सरल और सस्ता जवाब है कि जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर लिखा है प्राग ऐतिहासिक काल, और इस काल को हम पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय का जो मनुष्य था वो जिस धातु का प्रयोग करता था वो पत्थर थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य था इस समय सबसे ज़्यादा पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए इस समय को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हमने कहा आगे समय बीतता है और आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युगीन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य को एक धातु मिल गई थी जिससे उसने तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया जिसे कहते हैं कांसा। और इस समय का जो मनुष्य था वो जिस धातु का प्रयोग करता था उस धातु का नाम है कांसा, इसलिए इस काल को कहा गया कांस्य युगीन काल। जैसे ही समय आगे बीता और मनुष्य को फिर से एक धातु प्राप्त हुई और वो धातु थी लोहा, और जो ऐतिहासिक काल का जो समय है इस समय का जो मनुष्य था वो सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग करता था उसका नाम क्या है? लोहा है। तो आज भी अगर आप लोग देखें अपने चारों तरफ नज़र फैलाएं तो आपको सबसे ज़्यादा जो धातु मिलेगी वो लोहा ही होगा, है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लोहे युगीन काल कहते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर लोहे काल लिखा है, इसी काल को हम कलयुग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग। अब कलयुग क्यों कहते हैं? तो कलयुग का मतलब ये नहीं है कि आप लगा लो, कलयुग का मतलब है कि इस समय पाप ज़्यादा होने लगे, अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखने को मिल रही हैं, तो इससे कहो आप कि घोर कलयुग आ गया। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर आप समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे हम कहें यहाँ पर लिखा है लोहा, तो लोहा को ही कल कहते हैं। क्या कहते हैं? कल। तो और आपको पता है युगीन या काल की बात करें तो ये पूरा मिल जाता है, क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपके कलयुग। क्या बन जाता है? कलयुग। तो कलयुग का मतलब है कि इस समय का जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग कर रहा है वो है आपके लोहा। तो इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे
कि हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके पाषाण काल है, ये पत्थर का काल है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपके सबसे पहले देखने को मिलेगा पुरापाषाण काल, इसके बाद देखने को मिलेगा मध्यपाषाण काल, और तीसरा जो है आपके इसे कहा जाता है आपके नवपाषाण काल। तो हमने देखा कि पाषाण काल को भी 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और कौन सा, नवपाषाण काल। इनके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतिहास का विभाजन देख रहे हैं। बाकी एक एक करके सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलेंगे और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो जैसे ही हम देखें कि यहाँ पुरापाषाण काल है, और पुरापाषाण काल के बाद हमने देखा कि पुरापाषाण काल का भी विभाजन किया गया, और यहाँ पर पुरापाषाण काल का विभाजन 3 भागों में हुआ, जिसे कहते हैं पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है आपके उत्तर पुरापाषाण काल। क्लियर है सारी चीज़, एकदम से समझना। इसके बाद हम बात कहें कि ये जो कांस्य युगीन काल है, इसका विभाजन 2 भागों में देखने को मिलता है। एक है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी यहाँ पर जो देखने को मिलती है उसे कहते हैं हम वैदिक सभ्यता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी जो सभ्यता है उसे कहते हैं हम वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, जो एक है आपके ऋग्वैदिक काल और दूसरी सभ्यता जो है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्लियर है सारी चीज़? इसके बाद हम कहें कि ऐतिहासिक काल का विभाजन, यह लोई युगीन काल का विभाजन कितने प्रकार में हुआ, तो यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक है प्राचीन भारत, और दूसरा है आपके मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपके आधुनिक भारत। तो हमने देखा कि इस प्रकार से इतिहास का विभाजन हुआ, और आगे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राचीन भारत है इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, और आधुनिक भारत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। अगर इस तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है और प्राचीन भारत का क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर प्राचीन भारत में हमें पढ़ना है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं कि 22 महाजनपद हैं। अगर 16 महाजनपद है तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, अगर 22 महाजनपद हैं तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो हमें फिर पढ़ना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया शानदार तरीके से। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपदों में एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद होगा, और उस सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम होगा मगध साम्राज्य। तो मगध महाजनपद होगा। हम कारण को और विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि मगध साम्राज्य जो है वही सबसे शक्तिशाली क्यों था। समझे बात को? तो आगे बात करें कि मगध साम्राज्य के बाद हम देखेंगे कि भारत में आपके सिकंदर का आक्रमण होता है। किस प्रकार से भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ, कैसे उससे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ पोरस के साथ, सारी व्यवस्थाएं, सारी समस्या का समाधान यहाँ पर हम करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य में एक वंश होगा जिसका नाम है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के पतन के बाद हम देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य है वो छोटे छोटे राजवंशों में बिखर जाता है, और उसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। और जो मौर्योत्तर काल के बाद फिर से एक ऐसा वंश आता है कि जो फिर से भारत की एकता और अखंडता को बनाने का प्रयास करता है, और उस वंश का नाम है आपके गुप्त काल। तो गुप्त काल को भी पढ़ेंगे, हम समझेंगे बढ़िया शानदार तरीके से। इसके बाद देखेंगे कि गुप्त काल जैसे ही समाप्त होता है तो गुप्त काल के बाद फिर से जो हमारा भारत है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, और वहाँ पर जो आपके छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलेंगे वो आपके होंगे गुप्तोत्तर काल। तो इतनी चीज़ क्लियर है। जैसे ही गुप्तोत्तर काल समाप्त होगा और इधर आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी और भारत पर बाहरी आक्रमण होने लगेंगे। और जिस प्रकार से भारत में बाहरी आक्रमण होंगे तो सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें तो अरब मुसलमानों का आक्रमण होगा भारत में, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में तुर्की आक्रमण होंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में अफ़गान आक्रमण होंगे। तो इस प्रकार की जो सारी समस्याएं हैं, एक एक समस्या का समाधान हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत जो है, और मध्यकालीन भारत को हम यहाँ पर 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा आपके दिल्ली सल्तनत और दूसरा होगा यहाँ पर आपके मुग़ल वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि कितने राजवंशों ने है ना राज किया है। तो याद रखोगे आप लोग कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है
तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश रहे। और कौन कौन से वो राजवंश थे, तो याद रखेंगे, पहला जो आपके यहाँ पर वंश था वो गुलाम वंश था। दूसरा जो वंश था उसका नाम है खिलजी वंश। और तीसरा वंश है उसका नाम है तुगलक वंश। और उसके बाद जो अगला वंश आया उसका नाम है सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद यहाँ पर हमें लास्ट और अंतिम वंश देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, लोधी वंश। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि दिल्ली सल्तनत में हमें 5 राजवंश पढ़ना है। और कौन कौन से राजवंश हैं, हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से और सावधानी से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इधर जो लोधी वंश का अंतिम शासक होगा वो इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा 1556 में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाएगा, जिसमें बाबर उसे पराजित करके मुग़ल वंश की नींव डालेगा। बाबर के बाद जो हम मुग़ल वंश की आपको इस प्रकार से लंबी लाइन दिखाई दे रही है, एक एक राजा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बाबर हुआ और बाबर के बाद हम हुमायूं को पढ़ेंगे। और हुमायूं का बाद जो उसका पुत्र होगा अकबर। और अकबर एक महान शासक है। तो आपको पता है कि अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है। इस प्रकार की सारी जानकारी को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और आगे हम देखेंगे फिर जहांगीर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जहांगीर के बाद हम शाहजहाँ पर चलेंगे। और शाहजहाँ के बाद हम देखेंगे कि औरंगजेब को क्यों आपके क्रूर शासक कहा जाता है, इसकी किस प्रकार की ऐसी नीतियाँ थीं जिसके वजह से औरंगजेब को क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही मुग़ल वंश समाप्त होता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो मुग़ल वंश आपके पतन की ओर चला जाता है। मुग़ल वंश एक प्रकार से कहा जाए तो उसका कमज़ोर हो जाता है मुग़ल वंश। और जैसे ही मुग़ल वंश कमज़ोर होता है तो इधर आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। और इधर यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आईं। आपके यहाँ से सिर्फ औरंगजेब के बाद यूरोपीय कंपनी नहीं आई, यूरोपीय कंपनी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाल 1498 में भारत आ गए थे। और यहाँ पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये विभाजन क्यों किया गया, तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक मुग़ल वंश की गद्दी पर औरंगजेब बना रहा, जब तक पुर्तगालियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम भारत में अपनी स्थापित्व को बनाएं। तो जैसे ही आपके इधर मुग़ल वंश कमज़ोर हो जाता है और इधर आपकी यूरोपीय कंपनी भारत में अपना स्थापित्व जमाना शुरू कर देती हैं। और हम देखेंगे किस प्रकार से पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, और इसके बाद क्रम आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ने के बाद आपस में इन लोगों की प्रतिस्पर्धा हुई और अंततः जीत जो मिली वो अंग्रेज़ों को मिली। और जब अंग्रेज़ों को जीत मिली तो फिर अंग्रेज ने भारत पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और वो लोग सफल भी हुए। तो किस प्रकार से वो सफल हुए, अंग्रेज़ों का पहला युद्ध जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1757 में हुआ। क्लियर सारी चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। लोग कहते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था एक षड्यंत्र था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 1764 में युद्ध लड़ा तो ये उनकी बहादुरी कही जाएगी। यहाँ पर इसके बाद कुछ समय बाद एक क्रांति होती है और उस क्रांति को नाम दिया जाता है 1857 क्रांति। तो वहाँ पर भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 क्रांति क्यों असफल हुई, उसके क्या क्या कारण थे। और इसके बाद हम देखेंगे गांधी युग कि गांधी जी किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार की सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी और एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे तो हमें एक तरफ दुख भी होगा इस बात का, क्योंकि हमारे भारत का विभाजन हो गया था। तो इस प्रकार से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ये आपके इतिहास का जो सिलेबस है इसको हम पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है सारी चीज़। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको बताएंगे
कि इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।